तो अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग हीट एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट की वजह से अगर कोई मटेरियल मॉलिक्यूल जो भी है मटेरियल कैसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें वेरियस वेरियस चीजें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ जहाँ पे ये अप्लाइड होता है, जैसे टाइम पीरियड में, स्केल मेजरमेंट में, वॉल्यूम एक्सपेंशन में डेंसिटी कम हो जाता है, थर्मल स्ट्रेस इसकी वजह से लगता है, ये सारी चीजें कुछ। अब है कि अगर हम किसी लिक्विड कंटेनर में रखे हैं तो उसका एक्सपेंशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। अगर हम किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को रखे हैं, जैसे कि दूध है, ठीक है, डेली लाइफ में सबने एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि दूध को हम किसी भी बर्तन में अगर हम उसे गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं तो दूध जो है गर्म होकर फैलने लगता है और गिरने भी लगता है। ठीक है, अब कंटेनर है, जिस कंटेनर में हमने रखा है वो भी तो हीटेड हुआ होगा, कंटेनर भी कुछ एक्सपेंड करा होगा और मिल्क जो है वो भी एक्सपेंड किया होगा, दोनों में एक्सपेंशन हुआ होगा। तो उसी के ऊपर रहता है कि हाँ जो लिक्विड है एक्सपेंड करके गिरेगा नहीं गिरेगा, कितना एक्सपेंड होगा, वो सब चीजें जो है हीट की वजह से, हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो भी मटेरियल है उसमें एक्सपेंशन आ रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम पूरा फुल लिक्विड भर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये कंटेनर है उसके लिए हम सी यूज कर रहे हैं, तो ये गामा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जिसे हम 3 अल्फा भी लिख सकते हैं। कंटेनर है तो अल्फा में रिलेशन होता है। ये अगर हमारा लिक्विड है तो इसके लिए हम गामा लिक्विड बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फुल्ली फिल्ड माना है, फुल्ली फिल्ड रखा है, यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो कंटेनर में पूरा फिल्ड है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इन दिस केस की वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा that will be equal to volume of container। ठीक है, अगर अब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे हीट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो कंटेनर है वो भी हीट होगा और जो उसके अंदर जो भी लिक्विड रखा हुआ है वो भी हीट होगा। तो अगर हम ये हीट करके लेट से कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा इक्विलिब्रियम का, यानी कि दोनों का, तो दोनों में कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो कितना होगा, तो लिक्विड में हम बोल सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन भाई 1 + गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी होगा। किसी को इसमें दिक्कत? नो सर। नहीं। एंड अगर हम वही कंटेनर की बात करें, ठीक है, तो कंटेनर का हम लिख सकते हैं सेम वॉल्यूम है तो वी नॉट ही लिखेंगे, 1 + यहाँ गामा जो लिखेंगे वो कंटेनर का लिखेंगे डेल्टा टी। अब दोनों में एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब ओवरफ्लो का कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ऑफ मान लेते हैं कंटेनर में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए रिस्पेक्ट टू कंटेनर विथ रिस्पेक्टिव ऑफ, तो हमें क्या दिखेगा कि जो भी लिक्विड है वो बाहर गिरेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड करे, कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड करा हो, तो उस केस में हमें क्या दिखेगा कि
जो लिक्विड है वो अंदर ही है, लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा, कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेल्टा वी, जो कि हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो ओवरफ्लो होने के लिए ये क्या होना चाहिए? फॉर ओवरफ्लो, यानी कि बाहर लिक्विड गिरने के लिए डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है चेंज हो लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा वी पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमें दिस इम्प्लाइज दैट कि जो डेल्टा वी है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिला है और यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मिला है, तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वी नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी माइनस वी नॉट प्लस गामा सी डेल्टा टी, यही आएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो। वी नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी मिलता है। यहाँ पे डेल्टा भी हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये चीज मिली। तो यहाँ से ये जो टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट, गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन जो वॉल्यूम आएगा ये चीज है। अब यहाँ गामा एपरेंट क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इट इज गामा एल माइनस गामा सी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस जो है कंटेनर है अल्फा के टर्म में भी कभी कभी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो लिक्विड का एल माइनस 3 अल्फा सी लिख सकते। ठीक है, अब जैसे कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ हीटिंग, यानी कि अगर हम हीट करें तो हमें जरूर दिखेगा कि डेल्टा टी जो है बढ़ रहा है। ठीक है, डेल्टा टी अगर बढ़ेगा तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि डेल्टा टी पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज दैट कि इफ गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, तो यहाँ पे ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ये वाला चीज को। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि ये वाला टर्म पॉजिटिव, डेल्टा टी अगर बढ़ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे डेल्टा गामा एल माइनस गामा सी है, कि गामा एल ग्रेटर देन गामा सी है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि डेल्टा वी जो है वो ग्रेटर देन 0 मिले। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब जो होगा कि लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस, एंड लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा, यानी कि अगर कंटेनर पूरा फुल होगा तो ये ओवरफ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर गामा एल गामा सी से कम है तो उस केस में देख रहे हैं कि डेल्टा टी तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड होगा, तो इस केस में हमें दिखेगा कि डिक्रीज होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि लेवल ऑफ लिक्विड जो कंटेनर में होगा वो फॉल करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम ही हो। ठीक है, ये कंडीशन बहुत कम ही मिलेगा कि आइस का बर्तन हो उसमें मतलब कि जो भी मटेरियल है सेम ही है उसी में हम रखें, तो इस केस में डेल्टा भी 0 होगा और यहाँ पे हमें बोल लगेगा कि लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम, क्योंकि दोनों का जो एक्सपेंशन है वो सिमिलर मैनर में हो रहा है। अगर वो मान लेते हैं कि कंटेनर 5 यूनिट से बढ़ गया तो लिक्विड भी 5 यूनिट से बढ़ गया, तो लेवल जो होगा वो हमारा सेम होगा। क्लियर है इतना? बोलो, ये सारी यस चीजें सर। हम लोग यस सर। जानते हैं, थ्योरेटिकली हमें ये सब चीजें पता है, यहाँ पे न्यूमेरिकली बस देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वी नॉट, हाँ वी नॉट जो है ये 250 सेंटीमीटर क्यूब है, लेट्स ग्लास बोतल है,
ग्लास बोतल का जो वॉल्यूम है वो इतना दे रखा है, और बोल रहा है कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर है, ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब बोल रहा है कि इफ नाउ हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 60 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने पानी रखा, टेम्परेचर को 60 डिग्री तक बढ़ा दिया, देन हाउ मच वाटर रन्स ओवर इट, यानी कि ओवरफ्लो कितना होगा। इफ कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बोतल का एक्सपेंशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ बोतल इज इंक्लूडेड, दे रखा है अल्फा ऑफ बोतल जो है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, एंड गामा ऑफ वाटर जो है वो दे रखा है 60 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? सेम चीज है कि ग्लास बोतल है, ग्लास बोतल का वॉल्यूम दे रखा है, उसमें पानी रखे हैं, पानी का भी वॉल्यूम इतना ही होगा। अब हीट कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कितना पानी बाहर निकलेगा। पहला केस में बोतल का एक्सपेंशन नेग्लेक्ट करना है, सेकंड केस में बोतल का एक्सपेंशन भी लेना है। आ गया? बोलो। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? या फिर डायरेक्टली कर लो, ज्यादा अच्छा है। चेंज इन वॉल्यूम सर निकालोगे। 251.5। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, वही चीज हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं ये वाला फॉर्मूला, इसी से तो डेल्टा वी इजकल टू क्या है, वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी। इसमें इसका एक्सपेंशन नहीं लेना है तो इसे हम 0 ले लेंगे, तो वी नॉट इंटू गामा एल इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज आया था हमारा 250 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 25 छक्का 150 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है। कितना जा रहा है, 1.5 सीसी ये आ रहा है। ठीक है, वैसे भी सॉल्व करते तो 251 पॉइंट समथिंग बोले थे, तो उसमें से 250 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो इतना ही है। तो ये क्या है हमारा चेंज, तो चेंज यानी कि जितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा ये डायरेक्टली निकल गया। सेकेंड वाले केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में जो हम डेल्टा वी लिखेंगे उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे वी नॉट इंटू गामा लिक्विड माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। अब चूंकि गामा तो दे नहीं रखा है तो हम क्या यूज करेंगे, गामा एल माइनस 3 अल्फा, ठीक है, इनटू ये टेम्परेचर। बस कैलकुलेशन हम बोल रहे हैं पहले से ही कि इसमें कैलकुलेशन जो है भर भर के मिलेगा हमें, से 60 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जो था 5 है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है ये, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1.455 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दिख रहा है ऊपर वाले में कि सिर्फ अगर हमने लिक्विड का ही एक्सपेंशन लिया है तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है, लेकिन अगर हम कंटेनर का भी ले रखे हैं तो इतना जो है पानी बाहर जा रहा है, यानी कि जो रिमेनिंग वाटर है वो वॉल्यूम एक्सपेंड करा है तो उसी में वो ऑक्युपाई हो गया है। क्लियर है? यस हेलो, सर 60 से -3.6 हुआ तो उसमें 2.4 आ गया। क्या यहाँ पे देखो कि गामा लिक्विड है, इसमें 3 अल्फा सी कर रहे हैं, तो 60 माइनस 3.6 करेंगे तो क्या आएगा, 2.4 ही तो आएगा। बोलो, हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आया। आएगा 56.4 में आएगा, 60 माइनस 36 3.6 आवाज, अच्छा 6, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया, कितना वैल्यू था, 60 माइनस 3.6, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 56.4 56.4, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इतना आंसर दे रखा है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, बाकी तुम लोग अपना सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1.41 सेंटीमीटर क्यूब। 1.41 आ रहा है, यस बाकी लोग का देखो कैलकुलेशन हमें ऐसा मिलेगा कि करने का मन नहीं करेगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, 1.41 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इतना आ रहा है, तो कैलकुलेशन हमें ऐसा ही मिलेगा कि देख के तुमको सोचोगे कि हम ना करें, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी रहेंगे, ये गारंटीड है। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, इसमें तो वैल्यू ही नहीं दे रखा है, इसको रहने दो, नेक्स्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट यानी बायोंस फोर्स की हम बात करें,
ठीक है, बायोंस फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तुम लोग बोलो कि अगर फोर्स ऑफ बायोंसी जो होता है वो कितना होता है, रो यानी कि एल अगर हम बी किसी भी डिस्प्लेस। लिक्विड में अगर हम कोई भी एक हाँ, ये जो है हमारा सॉलिड ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड का वॉल्यूम इनटू, ठीक है, वॉल्यूम सबमर्ज, जितना भी हम फुली सबमर्ज की बात कर रहे हैं तो जितना भी वॉल्यूम सबमर्ज होगा ये चीज होता है। हम ये जानते हैं कि सिंस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, घट कम होता जाता है। है। कट जाता है। हाँ, रो नॉट बाई 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी आएगा, जो इनिशियल होगा यही आया था। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है, जो भी पहले वॉल्यूम रहा होगा इनटू 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी, यही रहेगा। जितना भी वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा सॉलिड का वही लेंगे हम वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स ऑफ बाउंसी की बात करते हैं तो इसे लिखेंगे रो वी, इसको डैश डैश कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा जी। अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमें, रो नॉट वी नॉट जी इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये चीज मिलेगा। यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है इनिशियल है, यानी कि एफ डैश हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा पहले रहा होगा इनटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा एल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर है, ठीक है। तो सारा चीज देख रहे हो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक चीज हमें आता है तो लास्ट तक सब कुछ आता है। ठीक है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन कभी कभी यूज करा जाएगा तो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ऊपर आ जाएगा माइनस में आ जाता है, जैसा कि हम लोग डेंसिटी में लिखे भी थे। ठीक है, तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि अपरेंट वेट कितना हुआ, ठीक है, अपरेंट वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, जितना एम लग रहा होता है उस पे जितना भी फोर्सेस, यानी कि जो भी वेट है, यानी जितना भी वो फोर्स लगा रहा होता है उसी को बोलते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ जो भी बायोंसी लग रहा होगा। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो भी वेट रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का, उससे थोड़ा बहुत कम लग रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, ऐसा हम मान लेते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये गामा 1 दे रखा है, इधर गामा 2 दे रखा है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, यानी कि पूरा पार्ट ये नहीं डूबा हुआ है, आधा पार्ट जो है सबमर्ज है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो क्या होगा, बढ़ेगा ही। बढ़ेगा। यस। हाँ ठीक है, तो ये सवाल नहीं था, ये सवाल का भी ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछे थे। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर ठीक है, कैसे बढ़ेगा? हीट कर रहे हैं, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना कि क्या चीज पे है।
हाँ, तो जो भी सबमर्ज्ड बॉडी है वो तो बॉडी ही है, ठीक है। Yes, sir. कैसा भी बॉडी है, सॉलिड लिक्विड जो भी है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलो तुम ही। लिक्विड के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। Yes, sir. ठीक है, सर फिर इसमें वॉल्यूम तो मेन उतना सवाल ही जो है दूर ये का बढ़ रहा होगा। इफ क्या, सर सिर्फ वॉल्यूम हाँ तो जितना लिक्विड जो है उसका भी बढ़ रहा है, कंटेनर हम लार्ज रखे हैं, कंटेनर का अगर बोलेगा तो उसका भी बढ़ रहा होगा। आवाज कट रहा है तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो। सर बॉडी सर जितना सबमर्ज्ड है उसी का वॉल्यूम से बढ़ेगा। नहीं, पूरा का बढ़ेगा, ठीक है। जैसे बॉडी जो है सर अगर हम हीट किए हैं तो ओवरऑल सारा बढ़ेगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जो अंदर पोर्शन है उसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। यस यस सर। सर क्लियर है। जैसे यस सर। ओवरऑल ये रहता है मन में कि हाँ भाई वॉल्यूम बढ़ा है, हीट किए हैं तो अंदर है उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये मेन था कि जानना था। अगर बढ़ रहा है तो कोई सही है। अब बोल रहा है कि इफ एफ, ये जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज, यानी कि इसमें कितना सबमर्ज किया है उसके बारे में ये बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर v वॉल्यूम है तो v f भी जो है इतना क्या होगा, सबमर्ज होगा। f जो होगा ऑफ कोर्स क्या होगा, लेस देन 1 रहा होगा। क्लियर है। बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, देन फाइंड पहला फ्रैक्शन ऑफ न्यू वॉल्यूम सबमर्ज। ठीक है, यही सवाल हमें पूछना था कि वॉल्यूम न्यू जो सबमर्ज है वो नया कितना सबमर्ज रहेगा। तो पहले ये भी जानना जरूरी है कि हाँ भाई वो भी वॉल्यूम बढ़ रहा हो। सेकेंड, अंडर व्हाट कंडीशन will the sphere sink or lift up? ठीक है, और थर्ड, इतना करो फिर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं तो फिर हो गया। क्या हमें ही करना पड़ेगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी जिस कंडीशन में दे रखा है उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अभी गिवन है। इस केस में अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, जो भी वेट होगा, ठीक है, जो भी वेट होगा बोर्ड पर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस्ड। mg को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
सर जो आपका भी है आवाज कट रहा है। यानी कि इसे हम ही लिख रहे हैं। और यहाँ पे जी, फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड टू जी, क्या ये लिखेंगे। हेलो यस सर। हेलो, यस आ रहा है सर। अभी, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी है वाटर में है तो इसका पे जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से, एक वेट लग रहा है और एक बायोन्सी फोर्स लग रहा है। वेट किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड, और बायोन्सी फोर्स ऊपर लग रहा है। अपवर्ड। तो नीचे में हम देख रहे हैं, अभी भी कट रह गया, नो सर ठीक है। आवाज नहीं दे रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं रो एस वी जी इक्वल टू, तो जी से जी कट गया। अब जो फ्रैक्शन एफ दे रखा है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज, यानी कितना पार्ट सबमर्ज हुआ है भी को बता रहा है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लिख रहा है, एस बाई रो एल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालें तो हमें ये चीज मिल रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वही हमारा फ्रैक्शन एफ दे रहा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि एफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। यानी कि वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है उसको अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दे तो यही हमें मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ये चीज मिल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अब नया फ्रैक्शन ऑफ न्यू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि अब नया फ्रैक्शन क्या होगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, डेल्टा टी से हमने टेम्परेचर को क्या करा, बढ़ा दिया। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा एफ डैश होगा वो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी नया रहेगा, नया कितना होगा, जिसे हम आराम से लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये लिखेंगे। यानी गामा एस बाई गामा लिक्विड आ रहा है और इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो। सर इसका F बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। क्या है, एक्स बाई, सर F बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर इसका F बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 गामा एल डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी है। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या बोले, सर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ही बोल रहा हूँ, हेलो, जो नया फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ हाँ, उसको क्या बोल रहे हो, नया फ्रैक्शनल पार्ट। सर F बाई वॉल्यूम सबमर्ज जो इनिशियल था और इनटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी बाई 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। गामा एस डेल्टा टी, सर वॉल्यूम सबमर्ज ये डिनोमिनेटर बोल में। रहे हो जो लिखे हैं अभी। सर ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है, देख लो यहाँ पे, अभी हम लोग आ ही चुके हैं। तो एफ डैश जो फ्रैक्शन चेंज है इतना आया है हमारा, जो नया फ्रैक्शन चेंज आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, तो तुम भी एफ और ये तो बोल ही रहे हो, बाकी वॉल्यूम जो बोल रहे हो निकालने के लिए वो समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हो। सर यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के ठीक मैंने है, तो निकाला नया था। फ्रैक्शन ही हमें, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी निकाल लो। मतलब नया वॉल्यूम सबमर्ज निकाले थे,
उसके सर बाद सर दोनों को इक्वेट कर दिया, डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी फाइनल करके न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा ना इसमें भी। हाँ ठीक है वो भी, हाँ वो भी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है इसी में चेंज कर लियो नया और उसी को इक्वेट कर दियो, यही कहना चाह रहे हो? तो वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज है और करके हम लोग लिखे होंगे तो भी समझ जो भी नया होगा और भी नया जो भी होगा उसका फ्रैक्शन निकालोगे तो ऐसा ही कुछ आया होगा। है यस सर। ठीक है, वहां से तुम डायरेक्ट क्यों, यहाँ पे हम फ्रैक्शन जो दिया है क्वेश्चन तो इसलिए हम फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली हम नया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी दोनों को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नया फ्रैक्शन हमारा इतना आ रहा है अगर डेल्टा टी से हम लोग चेंज करते हैं तो। अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लो। अंडर व्हाट कंडीशन विल द स्फीयर सिंक और लिफ्ट अप कंसीडरिंग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को कंसीडर करते हुए ये सिंक करेगा या डूबेगा, किस कंडीशन में? सर हमें आवाज कंडीशन कट रहा है निकालनी सर आपका। यस सर। अब आवाज का नेटवर्क से दिक्कत हो गया यहाँ पे। हेलो, सर अभी अभी भी आ रहा क्लियर है नहीं। क्या? आवाज कट रहा है सर। हेलो, यस यस सर। ठीक है, अभी आ रहा है? यस सर आ रहा है। अभी आ रहा है क्या, बताओ? यस सर। अंडर व्हाट कंडीशन विल द स्फीयर सिंक और लिफ्ट अप कंसीडरिंग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड? अगर हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बात करेंगे तो ये जो है लिफ्ट होगा, क्या होगा, ये चीज को बताना है। ठीक है, तो कैसे कंडीशन निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम जानते हैं F इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही इसको देखते हुए बताओ क्या कंडीशन रखेंगे हम लोग? वही गामा एल इस सब में रिलेशन में आएगा। तो सर तो फिर कट रहा गामा है सर, एल आवाज नहीं आ रहा है। जो है हमारा तो गामा एल ग्रेटर देन गामा सॉलिड होगा तो सिंक होगा। इस केस में क्या होगा? सिंक होगा सर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर गामा एल गामा एस से ज्यादा हुआ तो इस वाले फॉर्मूला में ध्यान से देखो तो ऊपर वाला क्वांटिटी ज्यादा होगा, नीचे वाला क्वांटिटी कम होगा, यानी कि जो हम बोल सकते हैं एफ डैश जो है एफ से ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या दिख रहा है कि सिंक होगा, यानी कि जो नया फ्रैक्शन है वो ज्यादा अंदर डीप है, यानी वॉल्यूम सबमर्ज जो है ज्यादा है। वही अगर हम बोलें कि गामा एल जो है गामा एस के बराबर हो जाए तो दोनों सेम तरीके से हो रहा है। इस केस में हमें एफ डैश तो एफ के बराबर ही मिलेगा क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एफ डैश एफ के बराबर, यानी कि इसमें नो इफेक्ट मिलेगा। और अगर वही गामा एल लेस देन गामा एस रहे तो इस केस में एफ डैश हमें दिख रहा है लेस देन एफ है, यानी कि ये लिफ्ट अप होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन ये दिख रहा है
कि कभी भी यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से पूछेगा तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है, या फिर डिराइव करने आता हो तो ये एफ का वैल्यू याद रखना, क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा पूछता नहीं है। पूछेगा तो थ्योरेटिकल पूछता है कैसा है, इस कंडीशन में है तो बताओ, अगर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम जो है डूबेगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू देखकर हम आराम से बता सकते हैं कि अगर गामा लिक्विड का ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इस केस में सिंक कर रहा है। अगर लिक्विड कम एक्सपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इस केस में ऊपर जा रहा है, यानी कि सॉलिड एक्सपेंड करेगा उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो बायन्सी फोर्स ऑफ कोर्स बढ़ गया, यानी कि ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन इसी का, इन अबव क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इफ वी नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का एक्सपेंशन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देते हैं। फाइंड टेम्परेचर राइज so that solid gets completely submerged। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है तो लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा है, तो वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, पूरा डूबने के लिए, यानी कि वेट तो उतना ही लगा रहा है, जो भी वॉल्यूम सॉलिड है उसका वॉल्यूम उतना ही है, लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है। पूरा सबमर्ज करना है तो हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। इस केस में क्या है, सिर्फ लिक्विड के एक्सपेंशन को ही लेना है, सॉलिड के एक्सपेंशन को नहीं लेना है। यानी कि पूरा का पूरा सबमर्ज होने का केस में कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, तो फ्रैक्शन एफ कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और ये हमें दिख रहा है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये वाला चीज देखो तो ये एफ ही दिख रहा है, तो एफ के टर्म में हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है एफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से डेल्टा टी ध्यान से देखो, -1 इंटू 1 बाई गामा एल दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस एफ बाई एफ इंटू गामा एल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही नहीं, जैसे कि इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल चीजें जैसे क्या क्या हो सकती हैं उस चीज पे गौर करके फिर सोचना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से डायरेक्टली हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इस टाइप के, हमें इस पे बेस्ड थ्योरेटिकल ही मिलेगा कि हाँ बताओ ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा मैथमेटिकल सोचोगे तो ज्यादा करेक्ट सोच पाओगे। ऐसे अगर हम लोग थ्योरेटिकली सोचें बैठ के कि हाँ बॉल एक्सपेंड कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम लोग फोर्स सब के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाएंगे और फिर गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? हेलो, आवाज कट ही रहा है क्या अभी भी? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर हमें बेसिकली क्या बताएगा, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग शुरू दिन में ही जो एग्जाम्पल ले रखे थे कि अगर हम मान लिए कि दो बेंचेस रखे हुए हैं पार्क में गर्मी के सीजन में दोपहर में, और हम जाके उस पर बैठते हैं, तो हम लोग वहां पे बात किए थे कि एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है बेंच से हमारे बॉडी की तरफ, क्योंकि बेंच का टेम्परेचर उस समय धूप में है तो उसका टेम्परेचर हमने ज्यादा एज्यूम कर रखा है, तो जो एनर्जी है वो बेंच से हमारी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का मटेरियल है, वुड है कि स्टील है आयरन है क्या है, उस तरीके से, यानी कि कभी एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, कभी एनर्जी जो है धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे ट्रांसफर के। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर कभी भी हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो है हीट है ट्रांसफर होगा। क्लियर है? और हमेशा Yes, जो sir. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो किधर से किधर होगा, लोअर टेम्परेचर से कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ? Higher to lower. हायर टू लोअर होगा, क्योंकि हमेशा एनर्जी जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ही जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये क्या क्या होता है बताओ, कितने तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है? नहीं पता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, ये तीन मेथड है जिसके से जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी जाता है। तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तो कंडक्शन, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है, यहाँ पे आग जल रहा है। ठीक है, हम एक एंड को इस आग में पकड़े हैं और यहाँ पे हम हाथ से अगर टच करें दूसरे एंड से, तो शुरू में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ देर तक अगर ऐसे ही ये आग से पे रहा, ये वाला एंड जो है इस एंड पे रहा और हम इस एंड को कंटिन्यूअसली पकड़े हुए हैं, तो धीरे 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 हमें हॉटर फील होगा। ऐसा होता है। ठीक है, नहीं कोई सा भी हम आयरन का स्टील का बर्तन या कुछ भी अगर हम लोग लोहा आग में रख दें फिर जाके पकड़े, तो हमें क्या लगता है? बहुत ही हॉट लगता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, हाथ जल भी सकता है। ठीक है, तो जनरली इस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो हीट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो जहाँ है वहीं पे है, लेकिन एनर्जी जो है इस एंड से यानी कि लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ चला जा रहा है। किस तरीके से जा रहा होगा? तो यहाँ पे जब एनर्जी हम दिए इस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ वाइब्रेट करना शुरू करता है, या दूसरे वाले को डिस्टर्ब करता है, या तीसरे वाले को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही जो है मॉलिक्यूल्स लेयर वाइज लेयर डिस्टर्ब होते हुए रहते हैं और एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चला जाता है। सेम वैसे ही मान सकते हो कि मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए लाइन लगाए हो। ठीक है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, पूरा एकदम भीड़ भाड़ है बहुत, और पीछे वाले को किसी ने धक्का दे दिया, तो धक्का दिया तो अपने आगे वाले को धक्का देगा, वो अपने आगे वाले को धक्का देगा, यानी कि जो धक्का यानी कि एनर्जी जो है सबसे पीछे वाले को दिया गया, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे वो अगले स्टेप पे जा रहा है, ये एनर्जी थोड़ा घटता जाएगा, यानी कि जितना लेवल ऑफ एनर्जी हम लास्ट में दे रहे थे वहां आगे चलते जाएंगे तो घटता जाएगा। यानी कि ऐसे भी हम जानते हैं कि इस एंड को अगर हम टच करें तो ये एंड ज्यादा हॉट दिखेगा हमें एज कम्पेयर टू बी वाले एंड पे। क्लियर है?
तो ऐसा एक हीटिंग हो रहा है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं हीट ट्रांसफर अपने आजू बाजू करते जा रहे हैं और वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल तुम ऐसे समझ सकते हो कि कभी देखे होगे कि घर और बनता है तो ऐसे लाइन से लेबर खड़े होते हैं, वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है उसमें आता है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल समझो कि बस ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि लेट से कैसा हमारे पास वाटर है जिसे हमने इसे चूल्हे पे चला रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा नीचे में वो पहले हीट होगा एज कम्पेयर टू जो टॉप पे मॉलिक्यूल होगा। बोलो। यस सर। अब ये वाला ए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है हीट होगा, तो जैसे ही हीट होगा तो इसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यस सर। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा, ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये कम हो गया तो ये किधर जाएगा, ऊपर, और ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा वो नीचे आएगा, ऐसा होगा। फिर यस। जब वो नीचे आया तो हीट होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा और धीरे धीरे ये हमको लगेगा कि पूरा का पूरा लिक्विड जो है हीटेड हो गया। या फिर अभी होलिका दहन था, आग जला के आए होंगे, तो उसमें होलिका दहन जब होता है आग जलाते हैं, तो अगर हम उससे कुछ दूरी पे खड़े होते हैं तब भी हमको हीट फील होता है, और ऊपर जो धुआं उठ के जा रहा होता है, ठीक है, आग जलता है धुआं जा रहा है तो धुआं में भी हीट रहता है। ठीक है, तो धुआं जो जा रहा है वो गैसेस है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल से जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है, या फिर कभी कभी देखे होगे कि पुआल होता है जो, उसमें आग लग जाए तो उसमें से जो है चिंगारी टाइप का बाहर उड़ उड़ के जाता है, जैसे देखे होगे। तो उसमें वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हीट है उस मॉलिक्यूल ने खुद लेकर जा रहा है, दूसरे को दिया नहीं। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहा है और इसमें एक खुद लेकर जा रहा है। जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं ब्रिक वाला, जैसे ऐसे लेबर लोग हैं लाइन से लगाकर खड़े हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, किसी ने ईंट इसको उठा के दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो केस है कैसा है, कंडक्शन का केस है। लेकिन ये लेबर जो है खुद उठाकर यहाँ तक लेके आया तो केस हो जाएगा कन्वेक्शन का। दोनों में जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है उसका डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, कंडक्शन के केस में हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा करके बढ़ रहा है। लेकिन कन्वेक्शन के केस में वो मॉलिक्यूल जो है खुद हीट को लेके ऊपर चला गया, यहाँ वाला आया, ये यहाँ आया, ये भी हीट होगा, इसका डेंसिटी ऊपर से कम होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन में वही होलिका दहन वाला केस है कि अगर हम बाजू में खड़े होते हैं तो हमें हीट फील होता है। ठीक है, एक आयरन है, उसे रॉड को पूरा गर्म कर लें और हम अपने बॉडी के आसपास में अगर लाते हैं तो भी हमें गर्म फील होता है। ठीक है, या फिर देखोगे कि अगर सन से जो रेज आ रहे हैं, सन रेज आ रहे हैं, तो सनरेज वहां से छत पे आया, धीरे 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 छत को गर्म कर देता है, यानी कि सन का एनर्जी हमारे छत पे पहुंचे है। ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रास्ते में जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू है। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो चाहे इंफ्रारेड हो, इंफ्रारेड रीजन में हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, एक्सरेज हो, सारे ये सब क्या आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है। विजिबल लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जो कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, तो तीन तरह के हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट देख रहे हैं। एक जिसमें एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो रहा है, एक जिसमें मॉलिक्यूल खुद एनर्जी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और थर्ड जिसमें मॉलिक्यूल का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो वेव के फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्लियर है? तीनों का डिफरेंस क्लियर है? एग्जांपल दीजिए ना।
एग्जाम्पल किस चीज का? कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन, जो हम लोग दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो उसमें देखते होगे कि नीचे से बुलबुला ऊपर उठ के आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दिखता होगा गोल गोल ऊपर आते हैं, उबलना शुरू होता है तो, या फिर पहले भी धीरे धीरे। यस तो वही चीज है, कन्वेक्शन ही है। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हीट हुआ, इसका डेंसिटी कम हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आया। इसी तरीके से उसमें क्या होता है, राउंड राउंड गोल गोल घूमते रहता है। या फिर ऐसा सोच सकते हो, एसी चल रहा है, ठीक है, एसी में आप मान सकते हो कि मान लेते हैं कि पंखा या कूलर चल रहा है, तो कूलर से जो हवा फेंकता है, हवा निकल रहा है, मान लेते हैं ठंडा हवा निकल रहा है, बाहर की तरफ गर्मी है, तो जो ठंडा हवा है यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी को खुद लेकर जा रहे हैं, हमारे पास तक आ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यस वैसे केसेस में हम लोग देख रहे हैं। या फिर स्मोक जो उठता है, आग जला लिए, स्मोक उठ रहा है, तो स्मोक में भी तो हीट रहता है ना। अगर हम कुछ देर मान लेते हैं दिया ही जला ले और उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो कुछ देर में हमें गर्म फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मोक है उसके पास भी हीट है, भले ही जो आग जहाँ जल रहा है वहां पे जितना एनर्जी है उतना स्मोक में नहीं है, लेकिन उसके पास भी है। तो वहां पे वो एनर्जी कैसे जा रहा है? तो वहां से जो स्मोक उठ रहा है, मॉलिक्यूल्स ही है, गैस मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स हीट को लेकर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया कन्वेक्शन का। और रेडिएशन की बात करें तो बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस है। जैसे यूवी रेडिएशन है, सन रेज से आ रहा है, सनलाइट है, उससे भी हीट आ रहा है। तो सब चीजें कैसे आ रहे हैं? तो रेडिएशन से। एक आयरन को हम पूरा गर्म करके रख दिए, तो उससे भी जो एनर्जी हमें निकल के मिलता है, गर्म गर्म वहां पे वैक्यूम में भी रखते हैं, तब भी हमें हीट फील होता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तीनों का लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं। इसमें क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ठीक है। और ये ड्यू टू और वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके अपना एनर्जी दूसरे को दिए, दूसरा भी वाइब्रेट करके उसके वो भी एनर्जेटिक हो गया और तीसरे को दिया। ऐसा ही सिलसिला चलते जाता है, यानी कि हॉट इन से कोल्ड इन तक बढ़ता रहेगा। इसमें क्या होता है, यानी कि पार्टिकल ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसमें जो है पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, ठीक है। इसमें तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये EMW हम बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वेव के फॉर्म में एनर्जी इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सेकंड, इसमें तो मीडियम मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, तो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें भी मीडियम रिक्वायर्ड होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जरूरत है, लेकिन इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि जैसे सनलाइट आ रहा है सन से अर्थ पे, तो बीच में हम जानते हैं स्पेस जिसे हम बोलते हैं वो वैक्यूम है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर, कोई मीडियम, कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी वहां से वो रेज आ पा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाने की। वो सिंपली वेव की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है।
जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही धीरे प्रोसेस है। हम भी जानते हैं कि लोहा को अगर हम आग पे रखेंगे तो तुरंत गर्म नहीं हो जाता है, तो इट इज स्लो प्रोसेस। ये भी स्लो ही प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि हम दूध चढ़ाए और गर्म हो गया। ये जो है फास्ट प्रोसेस है। हाँ, भले ही किसी चीज को गर्म करने में टाइम लगे, लेकिन ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान से देखो तो सन से अर्थ तक आने में एनर्जी को 8 मिनट शायद लगता है। सनरेज 8 मिनट लगाते हैं, तो ये 8 रेज, यानी कि इसका स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁻⁸ से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है हमारा रेडिएशन। ठीक है, पाथ की बात करें तो इसमें जो पाथ होता है ये जिगजैग पाथ होगा, क्योंकि वाइब्रेशन है। तो अगर हम मोलिकुलर लेवल पे देखें तो जिगजैग पाथ होगा। इसमें भी अगर हम पाथ की बात करें तो कोई सिंपल सा नहीं दिखेगा, जिगजैग या कर्व बोल सकते हैं। इसमें स्ट्रेट होता है, यानी कि हम बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली ये फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग को 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हमें इतना से ध्यान रखना है कि हाँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें वेव के फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। ये जो है टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। ठीक है, ये जो है सॉलिड में होता है। इसमें फ्लूइड्स में, यानी कि लिक्विड और गैसेस, जिसके जो गैस पार्टिकल्स जो हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें कन्वेक्शन होगा। या तो लिक्विड में होगा या फिर गैसेस, यानी हम फ्लूइड बोल सकते हैं। कंडक्शन की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहे हैं, यानी कि वो अपने जगह पे अपने स्ट्रक्चर में फिक्स्ड हैं, तो सॉलिड में होता है। और इसमें तो खैर मीडियम का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सॉलिड लिक्विड क्या बोले, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं वैक्यूम, गैसेस, या फिर लाइट जहां जहां पास करे, तो गैसेस या ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बोल रहे हैं वो हम ट्रांसपेरेंट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि जैसा भी वेव है उससे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे ट्रांसपेरेंट हम जानते हैं ग्लास होता है, डोर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेराइटी है जहां जहाँ पे अलग अलग चीजों पे, तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल रहे हैं, ऑपिक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हमारा मेनली जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, बीच में कोलाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज और है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि रॉड था, एक एंड से दूसरे एंड तक हिट गया, लेकिन बीच का पोर्शन भी तो हीट हो गया, यानी कि मीडियम गेट्स हीटेड। मीडियम भी इस केस में जो होता है हीट हो जाता है। इस केस में भी अगर हम बात करें तो मीडियम का जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी वो हीट होता है। लेकिन अगर रेडिएशन की बात करें, ठीक है, तो रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। जैसे कि अगर लाइट सन से आ रहा है यहाँ तक, तो अर्थ सरफेस पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा हीट हो गया, धीरे धीरे वो रेज आते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वही स्पेस में उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ रहता है एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली एनर्जी का फ्लो बना हुआ आके इस पे फोटॉन्स गिर रहे हैं। लेकिन अगर स्पेस की बात करें तो फोटॉन्स चलते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें मीडियम जो होगा वो हीट नहीं होगा। क्लियर है? इन तीनों में, तीनों को क्या कहते हैं और तीनों में मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो सबको क्लियर है? या यस अगर सर। कहीं दिक्कत है तो पूछ यस सकता सर। है। ठीक ठीक है, फिर
एक एक करके फिर तीनों के बारे में पढ़ना है। कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमें उसके बारे में सिर्फ क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ही है कि हाँ भाई कन्वेक्शन ये होता है, उसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमें कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो कंडक्शन, ठीक है, आज पढ़ोगे कि नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं? नेक्स्ट क्लास सर। नेक्स्ट क्लास। आवाज भी कट रहा है सर बहुत ज्यादा। ठीक है, आवाज भी कट रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ऐसे भी ऑनलाइन में 2.5 घंटा सर अभी और बहुत है। कितना दिन चलेगा हीट थर्मो? थर्मो नेक्स्ट वीक से तो हम सोच रहे हैं तुम लोग का पैरेलल में ये इलेक्ट्रो भी शुरू करने के लिए। जैसे हीट ट्रांसफर में 2 लेक्चर लगेगा, केटीजी में भी 2 लेक्चर, और फिर थर्मोडायनेमिक्स में 3 या 4, तो कुल मिला के 7-8 लेक्चर अभी इसमें हम लोग को लगना ही है। सर ये सब तो अभी 11th का ही टॉपिक है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट से हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे और इसको एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर खत्म कर दें, ठीक है। यस बीच में जैसे, और ये पता नहीं, अब देखो ऑफलाइन शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन में ये सब टॉपिक पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। अभी तो तुम लोग को भी मन नहीं लगता होगा ऑनलाइन करने का, यस लगता है? ठीक है, ऐसे भी इंटरेस्ट भी नहीं आता है तो ऑनलाइन में, मतलब शक्ल नहीं दिखता है या फिर कौन क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है, तो अपना जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। देखो कब तक सब ठीक हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है फिर थैंक यू तुम सर। लोग का देखते हैं, थैंक यू आज सर। या कल में इसका मॉड्यूल चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू टू